तक इसका रनिंग 59,000 किलोमीटर्स हुआ है 4 साल में। फिर वहाँ पे उन्होंने बताया कि गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती, हमें बैटरी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने उनको गाड़ी सबमिट कर दिया वहाँ पे। तो एक लगभग 20 दिन बाद मुझे मेरा गाड़ी मिला। तो मेरी गाड़ी में अभी रिफर्बिश्ड बैटरी है। जब मैंने लिया था गाड़ी तब ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स मुझे रेंज मिलता था और अभी 4 साल के बाद चार्जिंग का एक्सटेंशन कॉर्ड वगैरह ये पूरा सेटअप बना के रखा है। जब मैं कभी गाँव में भी जाता हूँ, कोई विलेज है, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन नहीं है, सो मैं ये मेरा साथ में रहता है पूरा बॉक्स सेटअप। मैं गया हूँ बहुत बार, मैंने उनके घर में भी चार्जिंग किया है, मेरा सेटअप लगा के अर्थिंग लगा के मैंने चार्जिंग किया है। अगर नेगेटिव हम बात करते हैं तो आप देखिए अगर इमरजेंसी कुछ आता है, आपको कुछ मेडिकल इमरजेंसी है या कुछ कहीं पे जाना है, तो वही एक मुझे थोड़ा-सा नेगेटिव एक रह लगता है ईवी का क्योंकि हम हर बार तो हम 100% चार्ज करके नहीं रख सकते। ये गाड़ी के साथ ही ये चार्जिंग बॉक्स आता है। केबल कुछ 15 मीटर तक कंपनी देती है, उसके ऊपर जो एडिशनल लगेगा आपको वो खुद देना पड़ता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टाटा टिगोर ईवी का रिव्यू। ईवी ओनरशिप का रिव्यू। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है विजय। विजय के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। विजय को ये कार लेके लगभग 4 साल हो गए हैं और 4 साल में क्या उसका एक्सपीरियंस रहा है, पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे यूज किया है विजय ने अभी तक, इसके साथ सिटी में कितना ड्राइव है, हाईवे पे कितना ड्राइव है, ये सारे पॉइंट्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके साथ एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक एक्सपीरियंस भी रहा है विजय का, जिसमें विजय को पूरा ईवी का बैटरी चेंज करने की जरूरत पड़ी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में भी विजय काफी डिटेल में बताएंगे, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों इस चैनल पे हम ईवी और ईवी चार्जिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं और जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप ईवी इंथुजियास्ट हो या फिर ईवी लेने का प्लान कर रहे हो या फिर एग्जिस्टिंग ईवी यूजर हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा आप पूरा ईवी ओनरशिप रिव्यू देखिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वीडियो के टाइमलाइन में आपको ये चैप्टर्स दिखेंगे, तो आप कोई भी चैप्टर पे क्लिक करके देख सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजय मुंडे है, मैं पुणे में रहता हूँ। मैंने टिगोर ईवी लगभग 2022 में खरीदा था। अब तक इसका रनिंग 59,000 किलोमीटर्स हुआ है 4 साल में और मुझे अभी तक ऐसा कुछ परेशानी इसमें हुआ नहीं है। ये 4 साल में मैं खुश हूँ टिगोर ईवी से। मेरा अगर रनिंग मोस्टली सिटी में रहता है। मैं ऑफ़िस डेली टिगोर ईवी से ही करता हूँ। लगभग 30 किलोमीटर्स मेरा आना-जाना होता है डेली और महीने में 1 बार मैं छत्रपति संभाजी नगर भी जाता हूँ। तो मुझे अभी तक कोई इश्यू नहीं हुआ है और मैं बहुत ही खुश हूँ। मैंने डिसीज़न लिया था ये 4 साल पहले और कंफर्टेबल है, ऐसा कुछ तकलीफ़ होता नहीं है लॉन्ग ड्राइव पे भी और मेरी फैमिली भी बहुत खुश है इससे और मेरा पेट्रोल का बहुत सारा खर्चा भी बच गया है। मैं मोस्टली फ़ोर व्हीलर ही अभी यूज़ कर रहा हूँ, टू व्हीलर मैंने बंद कर दिया है ऑलमोस्ट यूज़ करना। ओके विजय, तो तूने बताया कि 4 साल हो गए, तो ये बहुत जल्दी का टाइम है। मतलब कैसे सोचा कि ईवी लेना चाहिए? हम लगभग 2022 की बात कर रहे हैं, राइट? तो 2022 में कौन से महीने में लिया और ईवी का फाइनल डिसीजन कैसे हुआ? मैं 2022 में पुणे में शिफ्ट हुआ था, संभाजी नगर से जॉब के कारण। तो मैं गाड़ी लेने की सोच ही रहा था। मुझे टाटा का ही लेना था गाड़ी। आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर तो सेफ्टी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो मैं टाटा का गाड़ी सर्च करा था। मेरा पहले डिसीज़न हुआ था टिगोर सीएनजी लेने का। लेकिन फिर जो संभाजी नगर का सिचुएशन था सीएनजी के लिए, तो ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स पे सीएनजी अवेलेबल नहीं था और मेरा मेजर कम्यूट था पुणे से संभाजी नगर। तो मैंने फिर थोड़ा डिसीज़न मेरा चेंज करने का सोचा। मैं दूसरे ऑप्शंस चेक करने लगा पेट्रोल, डीज़ल और बाद में फिर मैंने ईवी का ट्रायल भी लिया था। तो औरंगाबाद के संभाजी नगर के शोरूम में मैंने फिर टिगोर ईवी का ट्रायल लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा चला के और मेरी वाइफ़ को भी पसंद आई गाड़ी जब उन्होंने भी ट्रायल लिया था। तो फिर मैंने
ईवी लेने का फाइनल किया और मार्च 2022 में फिर मैंने ईवी खरीद लिया, 14 मार्च 2022। ओके, ओके। तो जब से ईवी लिया तब आप यहाँ पे ही पुणे में ही शिफ्ट हो गए और यहाँ पे ही उसका यूसेज हो गया। तो विजय तेरा यूसेज कैसे रहता है? सिटी में कितना होता है या फिर हाईवे पे कितना रहता है? तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताओ। मेरा ऑफ़िस मगरपट्टा में है, तो मैं यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर एक साइड पड़ता है, 12 से 14 किलोमीटर। तो सिटी में ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। हाईवे पे मेरा ज़्यादा यूसेज नहीं है। मोस्टली संभाजी नगर है तो मुझे बहुत से चार्जिंग स्टेशन का अवेयरनेस है, कहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस है, उनका अवेलेबिलिटी कब रहता है, तो मैं पूरा प्री प्लान करके ही सब ट्रिप प्लान करता हूँ। और मेरा एक आइडियल मैं प्रिंसिपल फ़ॉलो करता हूँ, कहाँ कहीं पे भी जाने से पहले मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ कि कहाँ पे हुँ। जाना है, डिस्टेंस कितना है, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस कौन से अवेलेबल है, उनका स्टडी करता हूँ, उनके रिव्यूज़ पढ़ता हूँ, लास्ट कब चार्जिंग स्टेशंस यूज़ किया था। तो कुछ ऐप्स हैं जैसे प्लग शेयर है, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पहले ही देता है। तो ये सब रिसर्च करके फिर मैं मेरा ट्रिप प्लान करता हूँ। ओके, तो डेली बेसिस पे ईवी का कितना रनिंग होता है? लगभग 30 किलोमीटर होता है। ओके। हाँ। और अगर दूसरे सिटी में जैसे पुणे से छत्रपति संभाजीनगर जाना होता है या फिर उसके आगे भी तेरा गाँव है, तो वो कितना किलोमीटर ड्राइव होता है? तो संभाजीनगर यहाँ से लगभग 230 किलोमीटर आता है और वहाँ से 90 किलोमीटर्स रहता है मेरा प्रॉपर नेटिव प्लेस। ओके, ओके। तो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 महीने में लगभग 1200 से 1400 का हाँ, किलोमीटर हो सकता है यहाँ यस, पे। यस, यस, होता है। ओके, ओके। और जो ईवी का रेंज के बारे में जो बोला जाता है, तो कंपनी ने कितना रेंज बताया था जब ईवी लिया और अभी रियल टाइम रेंज कितना मिल रहा है? 4 साल अभी हो गए हैं, स्टार्टिंग में रियल टाइम रेंज कितना मिलता था और अभी कितना रेंज मिल रहा है? जब मैंने लिया था गाड़ी तब ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स मुझे रेंज मिलता था और अभी 4 साल के बाद तो मुझे लगभग 220-230 तक रेंज मिलता है। ओके, तो मैं यहाँ से मतलब पुणे से जब स्टार्ट करता हूँ तो मैं नगर अहिल्या नगर में एक बार स्टे करता हूँ ब्रेकफ़ास्ट ओके, के लिए। ओके, आधे घंटे में मैं वहाँ पे टॉप अप कर लेता हूँ, ओके। 70-80% तक वहाँ से फिर मैं कंटिन्यू आगे करता हूँ जर्नी। ओके, तो जो रेंज है वो 220 टू 250 किलोमीटर पर चार्ज ये हम एक बोल सकते हैं और यस, कंपनी ने कितना क्लेम किया था जब आपने ईवी लिया? कंपनी का एमआईडीसी रेंज था 306 किलोमीटर्स और अभी मुझे मिल रहा है लगभग 230 के लगभग। ओके, ओके। हुँ, तो कंपनी का जो वो तो अभी इंडस्ट्री को भी पता है कि जो हाँ, कंपनी क्लेम करती है वो बहुत ही आइडियल कंडीशंस में उसमें उन्होंने मेजर किया होता है, लेकिन रियल टाइम में जब हम ईवी चलाते हैं तो वो थोड़ा-सा कम पड़ता है। तो राइट। विजय कभी ऐसा नहीं लगा कि यार 230 किलोमीटर का जो रेंज है ये बहुत कम है या फिर मेरी नीड फुलफिल नहीं हो पा रही है, इस तरह का कभी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं, ऐसा कभी लगा नहीं मुझे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा टेंडेंसी ऐसा रहता है कि 100 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद हम ब्रेक लेते ही हैं। तो ब्रेक ऐसी जगह पे लेना चाहिए जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, हुँ, 100-120 किलोमीटर्स तक। तो मुझे रेंज का एंग्ज़ायटी कभी लगा नहीं। मैं पूरा प्लानिंग के साथ, रिसर्च के साथ प्लान करता हूँ, तो ये मेरा इश्यू रिज़ॉल्व हो जाता है। हुँ। और हमने रुकना भी चाहिए मतलब 100 किलोमीटर्स के बाद 2 ढाई घंटे चलाने के बाद हमने एक ब्रेक लेना ही चाहिए। सो ओके। वो हमारे लिए भी ड्राइविंग के लिए भी अच्छा है, हम रिफ्रेश भी हो जाते हैं उससे। ठीक है, ठीक है। तो कभी लॉन्ग ड्राइव अगर होता है, कभी दूसरे सिटी जाने का वहाँ पे प्लान बनता है, तो हम नॉर्मली चाय के लिए या फिर लंच के लिए रुकते ही हैं, तो उसी टाइम में तेरा जो है ईवी भी चार्ज हो जाता है। सो राइट, दैट इज़ व्हाट यू आर आल्सो सेइंग, राइट, राइट? राइट। ओके, ओके, ठीक है, चलेगा। तो अभी तक कभी ऐसा हुआ कि कोई बुरा एक्सपीरियंस फेस करना पड़ा चार्जिंग के बारे में या फिर कोई चार्जिंग स्टेशंस नहीं चल रहा है या फिर गाड़ी हमने कहीं पे निकलने का हमने प्लान किया लेकिन गाड़ी टाइम पे शुरू ही नहीं हो रही है। ऐसा कभी कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में अभी तक? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ। मैंने एक मेरा चार्जिंग का एक्सटेंशन कॉर्ड वगैरह ये पूरा सेटअप बना के रखा है। जब मैं कभी गाँव में भी जाता हूँ, कोई विलेज है, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन नहीं है, सो मैं ये मेरा साथ में रहता है पूरा बॉक्स सेटअप। मैं गया हूँ बहुत बार, मैंने उनके घर में भी चार्जिंग किया है, मेरा सेटअप लगा के अर्थिंग लगा के मैंने चार्जिंग किया है। स्लो चार्जिंग होता है वहाँ पे, तो हम रात में लगा के सुबह निकल सकते हैं। तो वो सेटअप है मेरे पास, वो मैं यूज़ करता हूँ और रिलेटेड टू द चैलेंज तो ऐसा कभी चैलेंज मिला नहीं मुझे। मेरे 1.5 साल पहले मेरे गाड़ी में थोड़ा इश्यू हुआ था। 33% पे थोड़ा इश्यू आ रहा था।
वहाँ पे परफॉर्मेंस एरर और एक टर्न मोड का एरर आता है, जिससे वो बताता है आपको कि आपकी गाड़ी अभी ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं। तो वो इश्यू के लिए मैंने गाड़ी सर्विस सेंटर में सबमिट किया था। टाटा का सर्विस सेंटर है पिंपरी में, साईं बाबा करके। तो वहाँ पे मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए गाड़ी सबमिट किया था। तो वहाँ पे बैटरी इंजीनियर्स ने गाड़ी चेक करके उन्होंने बताया कि आपके बैटरी का इश्यू है, तो ये बैटरी हम अ, चेंज ही करना पड़ेगा हमें, ऐसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने फिर वो गाड़ी मेरी वहाँ पे रखी कुछ 15-20 दिन के लिए और फिर मुझे नया बैटरी उन्होंने लगा के अच्छा, दिया। तो यहाँ पे पूरा बैटरी का पैक चेंज करने की भी हाँ, ज़रूरत पड़ी थी। हाँ, एक बार ओके, एक एक ओके। 1 साल ये पहले मैंने तो चेंज मुझे किया। बहुत डिटेल में जानना है विजय, ये हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों का ये एक एक्सपीरियंस रहा है कि उनको कंप्लीटली बैटरी का चेंज करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो हुँ, गई। तो हुँ। ये तो मैं स्टार्टिंग से एंड तक जानना चाहूँगा, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसके साथ तो विजय एक मुझे बात पता चली तेरे डिस्कशन से कि अगर कहीं हम बाहर जाते हैं तो डेफ़िनेटली पब्लिक चार्जिंग इंफ्रा तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन अगर हम ये करते हैं, हमारा खुद का भी चार्जर साथ में रखते हैं, अगर कोई विलेज एरिया में या फिर ऐसी जगह पे भी जाते हैं जहाँ पे पब्लिक चार्जर, फास्ट चार्जर अवेलेबल ना हो, लेकिन वहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारा खुद का जो चार्जर है, वो भी हम कहीं पे भी प्लग करके हाँ, यूज़ कर सकते हैं। तो ये बरोबर, थोड़ा-सा हमें एक प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि बराबर, चार्जर हमारा हमेशा ईवी के साथ में ही हो, तो राइट, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बराबर। ओके, ओके, ठीक है। तो जब ईवी लिया स्टार्टिंग में तो फैमिली मेंबर्स का क्या रिस्पॉन्स था? जैसे कि तूने बोला कि जब ईवी लेते टाइम तूने तेरी वाइफ को साथ में लेके लेके गया और वहाँ पे टेस्ट ड्राइव भी किया, राइट? लेकिन उसके बाद में भी कभी कुछ फैमिली मेंबर से कुछ रेजिस्टेंस मिला या फिर ईवी नहीं लेना चाहिए था, ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं रेजिस्टेंस क्योंकि पेट्रोल के प्राइस तो हमें पता है क्या हुँ। है। हुँ, अगर मैं यहाँ से पुणे से संभाजीनगर नॉर्मल प्लान करता हूँ विद अ पेट्रोल व्हीकल, तो मुझे लगभग 3 से साढ़े 3 हज़ार का खर्चा आता है। मुझे इस गाड़ी में ₹600 मैक्सिमम लगते हैं, जाने-आने के लिए। तो ये डिफ़रेंस बहुत है और प्लान अगर मेरा सही रहेगा, तो फैमिली मेंबर्स के साथ भी मैंने बहुत बार ट्राई किया है। ओके। सिचुएशन ऐसा था कि अ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था, हुँ। बट मैं मेरा व्हीकल लेके गया हूँ, फैमिली को लेके गया हूँ। तो मुझे ऐसे रिग्रेट कभी हुआ नहीं है डिसीज़न लेके। ओके, ओके। तो अभी 4 साल हो गए तो कोई दोस्त वगैरह या फिर रिलेटिव्स ऐसा पूछते हैं क्या कि यार ईवी का अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा था? हमने हाँ। ईवी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? इसके ऊपर क्या डिस्कशन होता है? बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे पूछते हैं विजय यार हमको गाइड कर दे ईवी के बारे में कैसा है, क्या है? तो क्वेरीज़ रहते हैं, कन्फ्यूजन्स रहते हैं, उनको मतलब कन्फर्मेशन नहीं है, बहुत बार लोगों का ऐसा था कि यार मैं 12-15 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। लेकिन मैं उनको बहुत बार मतलब कन्विंस भी कर पाता हूँ कि कंपैरिज़न आपका जो गाड़ी लेने का रीज़न है, क्यों आप गाड़ी लेना चाहते हो, वो अगर आप अंडरस्टैंड करोगे प्रॉपर वे में, तो आप में आपको ईवी में सब वो आपकी कंडीशंस फुलफ़िल हो सकती है। ऐसा राइट, नहीं है राइट। कि मुझे मतलब चार्जिंग का एंग्ज़ायटी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी आप जैसे-जैसे यूज़ करते जाओगे, जैसे-जैसे आप उसको डेली में आपके अप्लाई करोगे, वैसा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। राइट। तो ये अच्छा डिसीज़न था मेरा और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी। ओके। तो विजय, काफ़ी लोगों से डिस्कशन करते टाइम मुझे ये भी पता चला है कि अगर आपका ईवी ड्राइव अगर कम है, ठीक है? डेली बेसिस पे अगर कम है, तो ईवी आपके लिए सूटेबल नहीं है। अगर ईवी का आपका कंज़म्पशन अगर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा किलोमीटर आप चलते हो, तो उस केस में ही आपको ईवी अफोर्डेबल है। तो ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, ठीक है? अगर कम है तो आप पेट्रोल डीज़ल का व्हीकल चूज़ कर लो, ऐसा कहा जाता है। तो इसके बारे में तेरा क्या ओपिनियन है? मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि अगर हम पेट्रोल कार भी लेने की सोच रहे हैं, तो 10 लाख तक अभी तक मतलब 10 लाख मिनिमम तो लगते हैं कोई भी गाड़ी को लेने के लिए, पेट्रोल हो, डीज़ल हो। मेरा ईवी अभी 7 लाख से भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये प्राइस जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, आपको फिर रेंज के ऊपर खेलना है। तो अगर मैं अ, रनिंग कंडीशन मेरा कम है, बट फिर भी मैं सोचता हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ ईवी के ऊपर लिमिटेशंस नहीं है। पहले कंडीशन ऐसा था मतलब 3 से 4 साल पहले कि आपको अगर ईवी लेना है तो आपको 13-14 लाख देने थे। लेकिन अभी वैसा कुछ कंडीशन नहीं है, आपको अभी 8 लाख में भी ईवी मिल रहा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रनिंग कंडीशन।
तो लो रनिंग कंडीशन रहेगा, हाई रनिंग कंडीशन रहेगा, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ ग्राउंड रूल है या ऐसा कुछ फ़ॉलो करना चाहिए। आप बिंदास ईवी ले सकते हो, चला सकते हो और एक ही आपको ख़्याल रखना पड़ेगा जब कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हो, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन वाला, आपको चार्जिंग का एनालिसिस थोड़ा चार्जिंग स्टेशन का एनालिसिस करना पड़ेगा। वही है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस। ठीक बाकी है। रनिंग कंडीशन का कोई उसमें मुझे लगता नहीं ओके, है। ओके। ओके विजय, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं विजय, एक थोड़ा-सा एक राउंड मार के आते हैं। ईवी को थोड़ा-सा अंदर से भी देखा जाएगा और ईवी का ड्राइविंग का भी एक्सपीरियंस यहाँ पे किया जाएगा। ठीक चलो। है? चलो। तो अभी हम ईवी के अंदर हैं और हम यहाँ पे एक क्विक राइड ले रहे हैं, राइट? तो विजय, मुझे ये भी जानना था तेरे से कि यार, जब हम दूसरे सिटी में जाते हैं, ठीक है? जब हम छत्रपति संभाजी नगर तू जाता है तो वहाँ पे तेरा पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस का एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब जैसे तूने बोला कि प्लान करना पड़ता है, तो हुँ। एग्ज़ैक्टली कैसे प्लान करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है उसमें? सो संभाजीनगर में लगभग 5 से 6 चार्जिंग स्टेशंस हैं। मैं अभी 4 साल से जाना-आना कर रहा हूँ और वहाँ पे चार्जिंग कर रहा हूँ। तो सपोर्टिव है लोग वहाँ पे भी। कुछ इश्यू आता है तो हम हेल्प के लिए उनको कॉल कर सकते हैं सर्विस सेंटर को चार्जिंग स्टेशन के। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लमैटिक कभी हुआ नहीं है मेरे साथ। कुछ-कुछ चार्जिंग स्टेशंस 24 आवर्स चालू रहते हैं, आप कभी भी जा सकते हो और वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कंटीन्यूअस रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी बिजली चला गया और अ, बैकअप नहीं है, तो वहाँ पे 24 आवर्स चार्जिंग के लिए फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। ओके, ओके। लेकिन अभी मान लो, चलो हम एक रियल टाइम एग्ज़ाम्पल करते हैं कि अभी हमें छत्रपति संभाजी का निकलना है, हुँ, ठीक है? आधे घंटे में निकलना है। हाँ, तो इसके लिए क्या तू पहले से ही चार्जिंग स्टेशंस देख के रखता है? हाँ, कौन-सा मोबाइल एप्लीकेशन में देखता है हाँ। या फिर श्योर कैसे होता है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा और चार्जिंग मुझे मिलेगा ही? तो इसका थोड़ा-सा प्रोसेस मुझे बता। देखिए, अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है अभी कि मुझे सैटरडे को ट्रैवल करना है। तो मैं मेरी फ्राइडे को नाइट को ये गाड़ी चार्ज पे लगा देता हूँ, सुबह तक फुल चार्ज हो जाता है। तो यहाँ से अगर मैं निकलूँगा तो मुझे नगर तक मेरा लगभग 60-65% चार्जिंग बैलेंस रहता है गाड़ी में। तो मुझे 20-30% ही चार्जिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे पास प्लग शेयर ऐप है। बाद में और 1-2 ऐप्स है जहाँ पे मैं लास्ट यूज़्ड जो है लोग चार्जिंग करते टाइम चेक-इन्स करते हैं, तो वो मैं लास्ट यूज़ कब हुआ था वो चेक करता हूँ और उसके हिसाब से फिर मैं सोचता हूँ कि कहाँ पे मुझे ब्रेकफ़ास्ट के लिए रुकना चाहिए, अच्छा ब्रेकफ़ास्ट कहाँ पे मिलेगा, तो वैसे मैं मेरा ट्रिप प्लान करता हूँ। और मुझे मतलब अभी अच्छा कंट्रोल भी हुआ है ये रोड पे, मुझे पता है कि कहाँ पे मैं सेफ़ली रुक सकता हूँ, कहाँ पे मुझे थोड़ा-सा रिस्की है। और ज़्यादातर कभी-कभी नगर के पास कुछ चार्जिंग स्टेशंस ऐसे हैं कि वहाँ पे पावर बैकआउट मतलब लोड शेडिंग जिसको हम बोलते हैं, सैटरडे को रहता है। तो वो भी स्टडी मैंने करके रखा है कि कौन से दिन लोड शेडिंग है, कौन से दिन नहीं है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फिर मैं प्लान करता हूँ। ओके, ओके। तो इसका जितना मुझे समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग में शायद आपको थोड़ा-सा दिक्कत लग सकता है, लेकिन आपका अगर कोई रेगुलर रूट है, जो आप गाँव जाते हो, तो उस रूट का अगर आप अच्छे से स्टार्टिंग में थोड़ा-सा स्टडी कर लो कि कौन से चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल है, कौन से चार्जर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, कौन से चार्जिंग स्टेशंस में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उस तरीके से एक जजमेंट आने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ बराबर, पे जाके आराम से चार्जिंग भी हो जाएगा। बराबर। और प्लगशेयर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हमें एक ओवरव्यू देता है कि रिसेंटली वहाँ पे कौन से यूजर ने विजिट किया और उनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, राइट? बराबर है। वहाँ पे हम कुछ इश्यू आता है तो वो इश्यू भी हम डाल सकते हैं कि हम मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा गाड़ी कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये गन चल नहीं रहा है, ये गन निकल नहीं रहा है। तो ये सब इश्यूज़ हम वहाँ पे डाल सकते हैं ताकि जो नया बंदा है, जो आने वाला है, वो ये पूरा रेडी रह सके इस इन्फॉर्मेशन के साथ। आप वहाँ पे सॉल्यूशन भी डाल सकते हो, वहाँ पे आप सर्विस सेंटर के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी डाल सकते हो, आपने वो इश्यू कैसे रिज़ॉल्व किया वो इन्फॉर्मेशन भी आप डाल सकते हो। ओके, हाँ। ओके, ग्रेट। ओके, तो विजय अभी वो स्टोरी पे आते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लग रही है, जिसमें तूने बोला था कि
बैटरी चेंज करने का एक सिचुएशन वहाँ पे बन गया था, ठीक है? तो हम स्टार्टिंग से मैं जानना चाहूँगा कि कैसे हुआ था? कैसे पता हुँ। चला कि बैटरी काम नहीं कर रही है? फिर आगे क्या-क्या स्टेप्स लिए? फिर कितने दिन लगे? उसमें कितने चार्जेस लगे? और कुछ परेशानी हुई या फिर सब कुछ एकदम आराम से हो गया? तो स्टार्टिंग से वो बता। 1 साल पहले मेरे गाड़ी में एक इश्यू आ रहा था। मेरी चार्जिंग गाड़ी की चार्जिंग जो 30 किलोमीटर 30% या 35% तक जाती थी, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस एरर और टर्टल एरर दिखा था स्क्रीन पे। तो ये प्रॉब्लम हर बार होता था, मतलब जहाँ जहाँ पे भी मेरी गाड़ी 30% के नियर बाय जाएगी, तो ये सेम प्रॉब्लम आ रहा था। तो बाद में फिर मैंने टाटा का जो सर्विस सेंटर है पिंपरी में, साईं बाबा करके सर्विस सेंटर है, वहाँ पे मुझे पता था कि हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, वो ग्रुप पे हमें पता चलता है कि कौन सा सर्विस सेंटर अच्छा है, वहाँ पे हमें जाना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा इंक्वायरी करके वहाँ पे गया था सर्विस सेंटर पे। फिर वहाँ पे जाने के बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट दिया कि मेरे गाड़ी में ऐसा ऐसा इश्यू आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि पहले तो मैंने कॉल पे डिस्कस किया था। फिर उन्होंने बोला कि आप जो हमारी छोटी बैटरी रहती है, वो बैटरी आप निकाल के उसका टर्मिनल थोड़ा-सा क्लीन कर लो, ऐसा-ऐसा। तो वो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया, मैंने वो किया, लेकिन ये इश्यू रिज़ॉल्व नहीं हुआ, सेम इश्यू आ रहा। तो फिर मैं वहाँ पे लेके गया, तो उन्होंने गाड़ी का पूरा जो इंजीनियर्स हैं टैको के, उन्होंने बैटरी का पूरा चेक किया। पूरा क्या प्रॉब्लम है, क्या है, क्या एनालाइज़ किया उन्होंने। फिर वहाँ पे उन्होंने बताया कि गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकती, हमें बैटरी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने उनको गाड़ी सबमिट कर दिया वहाँ पे। तो एक लगभग 20 दिन बाद मुझे मेरा गाड़ी मिला। बैटरी अवेलेबल नहीं थी, तो बैटरी आने के लिए थोड़ा टाइम लगा वहाँ पे। तो 20 दिन बाद मुझे गाड़ी मिली और फिर उसके बाद फिर मैंने गाड़ी मेरी इसमें फिर से ले लिया मेरी कस्टडी में। लेकिन प्लस पॉइंट ऐसा हुआ कि जब मैंने गाड़ी सबमिट किया था, तो अ, टाटा का रूल ऐसा है, अगर आपको गाड़ी 5 दिनों के बाद मिल रही है, तो अ, वर्किंग 5 वर्किंग डे, तो उसके बाद आपको एक तो सर्विस सेंटर वाले एक तो गाड़ी देते हैं यूज़ करने के लिए, नहीं तो आपको डेली एक्सपेंस के लिए रिइम्बर्स करते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे ये ऑप्शन बताया, तो मैंने उनके पास गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने फिर मुझे मेरा जब व्हीकल मुझे रिटर्न मिला, तो उन्होंने पूरा डेज़ कैलकुलेट किया, तो मुझे 14 दिन के उन्होंने ₹800 पर डे के हिसाब से मुझे रिइम्बर्स किए थे, टोटल 16,000। ओके, ओके और ये पूरा बैटरी चेंज हुआ तो पूरा बैटरी चेंज हुआ, इसमें कुछ सेल्स चेंज हुए ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं, नहीं है? तो उन्होंने बताया कि आपके गाड़ी में जो बैटरी डाला गया है, वो अभी रिफर्बिश्ड बैटरी है। तो रिफर्बिश्ड बैटरी यानी क्या रहता है कि अगर कोई बैटरी उनके पास जाता है जो कि वर्किंग नहीं है, उसमें से पूरी बैटरी खराब नहीं होती, उसमें से कुछ सेल्स डैमेज होता है। तो रिफर्बिश्ड बैटरी में वो क्या करते हैं, वो सेल्स निकाल के नए सेल्स डालते हैं, पूरा चेक करते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, टेस्टिंग होता है और जो वर्किंग कंडीशन बैटरी है जिसका स्टेटस 100% आ रहा है, वही बैटरी वो आपको देते हैं। तो मेरी गाड़ी में अभी रिफर्बिश्ड बैटरी है, लेकिन अभी करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि बेस्ट प्रैक्टिस आप फ़ॉलो करो। महीने में 1 बार आपको गाड़ी 10% के नीचे लेके जाना है, डिस्चार्ज करना है मतलब 10% तक। पहले मैं फ़ॉलो करता था कि गाड़ी जब मेरी 40% रहेगी, 35% रहेगी, 30% रहेगी, मैक्स में 25% के नीचे नहीं आता था। तो उन्होंने बोला कि उसी वज़ह से मेरी गाड़ी में इश्यू हो रहा था क्योंकि जो सेल्स रहते हैं वो सेल्स यूज़ होने चाहिए, लेकिन मेरी गाड़ी में वो सेल्स यूज़ ही नहीं हो रहे थे, 30% के नीचे, इसलिए वो मुझे इश्यू आ रहा था। तो फिर अभी मैं 10% के नीचे लेके जाता हूँ, मैंने 6% तक लेके गया हूँ गाड़ी चार्जिंग स्टेटस मेरा। लेकिन अभी तक मतलब चेंज करने के बाद मुझे ऐसा कोई इश्यू अभी तक आया नहीं है। तो मैं महीने में 1 बार 10% के नीचे लेके जाता ही हूँ अभी। ओके, ओके तो ये अभी दूसरा जो बैटरी लगाया तो इसमें 100% कॉस्ट जो है वो कंपनी ने ही बेयर हाँ, किया या फिर कुछ यस। कॉस्ट तुझे भी बेयर करना पड़ा? ये 100% कंपनी ने कवर किया, मुझे ₹1 भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ऊपर से मुझे पैसा वापस मिला है कंपनी से।
जो रिइंबर्समेंट की बात हो रही है। हाँ, हाँ। ओके, ओके। और अभी जो ये नया बैटरी लगाया तो इसका जो वारंटी होगा तो ये अभी डे 1 से फिर से 8 साल होगा या फिर पहले का भी काउंट होके वो पहले के 3 साल और आगे के 5 साल ऐसे होगा? नहीं, ये मेरा टोटल 8 साल है, तो अभी 4 साल हुआ है तो और 4 साल का मुझे वारंटी मिलेगा। चा ओके, और 4 साल या टोटल 1,60,000 किलोमीटर्स। ओके, ओके। तो अभी ये अगर 4 साल होने के बाद या फिर 1,60,000 किलोमीटर होने के बाद अगर बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आता है, ठीक है? तो उस केस में क्या हम कर सकते हैं? हमारे पास कौन-कौन से ऑप्शंस हैं? मुझे लगता नहीं है मैंने अभी वो कंडीशन के बारे में सोचा नहीं है। लेकिन अभी 4 साल है तो मुझे लगता है इसका डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। अभी गवर्नमेंट काम कर रही है बैटरी का कॉस्ट कम करने के लिए। तो अगर मुझे तब कंडीशन मिलेगा कि मैं मेरी पुरानी बैटरी देख के कुछ नई बैटरी में कुछ एडिशनल पैसा डाल के मैं ले सकता हूँ, तो मैं वही ऑप्शन प्रेफ़र करूँगा। ओके, तो फिलहाल तो हमारे पास अभी साढ़े 4-5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, हाँ, तब तक हम ईवी यूज़ कर रहे हैं हाँ, और जो भी कंपनी ने जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ बोला है, तो वो हम यूज़ करेंगे और राइट, ये कोशिश करेंगे कि बैटरी में अभी फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए। बराबर, ठीक है, पहले जो प्रॉब्लम हुआ था क्यों तो हमें पता नहीं था कि एग्ज़ैक्टली बराबर, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेज़ है। बराबर, ठीक है? बराबर। ओके, ओके ग्रेट और इसमें हमें कोई भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, नहीं पड़ी। नहीं, नहीं। ओके, ओके, ठीक है। सो लोगों का कहना है कि नहीं टाटा का सर्विस सेंटर अच्छा नहीं है, टाटा का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कभी। मैं अभी 1 महीने पहले मेरा 60,000 का सर्विसिंग भी कर लिया है। तो मुझे ऐसा कुछ ख़ास मतलब प्रॉब्लम आया नहीं है कभी सर्विसिंग के लिए। अगर हम प्रॉपरली फ़ॉलो करते हैं, पूरा अपॉइंटमेंट लेके बुक करके हम पूरा करते हैं, तो 1 दिन में आपको मतलब सुबह अगर गाड़ी आप सबमिट करोगे सर्विस के लिए, आपको शाम तक गाड़ी मिल जाता है। ओके। तो आप सोच सकते हैं तो मैं खुश हूँ मेरे डिसीज़न से और ओके और सर्विसिंग का कैसे रहता है? क्या फ्रीक्वेंसी होती है? हर 3 महीने में करना है, 6 महीने में, 1 साल में? तो ये क्या फ्रीक्वेंसी है और अगर सर्विसिंग होता है तो उसका खर्चा कितना आता है? हुँ, तो सर्विसिंग देखिए अभी 6 महीने में करना पड़ता है। तो उनका कहना है कि 20,000 या 6 मंथ्स तो आपको सर्विसिंग करना पड़ेगा। तो मैं जनरली उनका व्हीकल में हमारा दिखता है यहाँ पे बोनेट मीटर पे कि कितना सर्विसिंग का लाइफ अभी पेंडिंग है। वहाँ पे नोटिफ़िकेशन भी देता है आपको सर्विस ड्यू। तो सर्विसिंग का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। मुझे 4 से 6,000 तक की सर्विसिंग में खर्चा आता है व्हीकल के। 6,000 मैक्स 6-7,000 मैक्सिमम। ओके और फ्रीक्वेंसी कितना बताया? फ्रीक्वेंसी आपको 6 महीने में करना होता है, नहीं तो फिर किलोमीटर अगर देखते हैं तो 20,000 किलोमीटर। ओके और सर्विसिंग में भी कोई मेजर चैलेंजेस नहीं है कि बहुत बड़ा खर्चा आ गया नहीं, गलती से या नहीं, फिर ऐसा अभी तक कुछ सिनेरियो नहीं हुआ जब नहीं। से हम ईवी यूज़ कर रहे हैं, 4 साल से हम ईवी यूज़ कर रहे हैं? यस, यस। अभी तक मुझे कुछ ऐसा बड़ा कुछ खर्चा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मेरा हर एक सर्विसिंग 8-9 हज़ार के नीचे ही हुआ है। ओके। हाँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और ओवरऑल ईवी के बारे में क्या ओपिनियन है? जो सीटिंग अरेंजमेंट है या फिर जो भी फैसिलिटीज़ दी गई है, तो इसके बारे में क्या ओपिनियन है? ये हालाँकि अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 4 साल में काफ़ी ईवी में नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हो गए, लेकिन बाकी चीज़ों का क्या ओपिनियन है? अ, मेरा ओपिनियन पॉज़िटिव है। कुछ ऐसा खर्चा नहीं है। आपको अ, मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी सेवी हो, सिटिंग अरेंजमेंट के रिलेटेड अगर बात करते हैं, तो मुझे पहले से ही टिगोर का देन टियागो का सिटिंग बहुत पसंद है। कॉम्पैक्ट सीटिंग है, आप कितना भी लंबा ड्राइव करोगे आपको तकलीफ होगा नहीं और टाटा ने कुछ साल पहले जो कंडीशन था उनका सीटिंग का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव किया है और मैं खुश हूँ इस सीटिंग अरेंजमेंट से। मुझे तकलीफ कभी हुआ नहीं है कितना भी अगर मैंने चलाया हो। मैंने मैक्सिमम 1 दिन में 350 किलोमीटर गाड़ी चलाया है, तो मुझे कभी तकलीफ हुआ नहीं है सीटिंग के लिए। समर में थोड़े हमें और मतलब एसी के रिलेटेड थोड़ा-सा हमें ख़्याल रखना पड़ता है। ज़्यादा समर में चार्जिंग के लिए थोड़ा-सा आपको थोड़ा ख़्याल रखना पड़ेगा मतलब जैसे कि अगर एक्सट्रीम हीट है आफ्टरनून का, समर का तो थोड़ा अवॉइड कीजिए चार्जिंग करने का पूरे हीट में। अ, आप शाम को कर सकते हैं या अगर कहीं पे छाँव है, तो छाँव में गाड़ी रख के आप चार्जिंग कर सकते हो। ओके, तो वो थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ, बिल्कुल धूप में खड़ी होके चार्जिंग करना इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। राइट, राइट।
ओके, ठीक है। विजय, तेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, सो ऐसी कौन-सी बातें हैं, 2 बातें बता सकता है कि जो तुझे लगती है कि यार ये ईवी में ना, इस ईवी में बहुत बढ़िया है, और ऐसी कौन-सी 2 बातें हैं जो अच्छी नहीं है, या फिर तुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? अ, 2 पॉज़िटिव बातें ऐसी है कि आपको सिटी में ट्रैफ़िक में चलाने के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक्सेलेरेटर अगर मेरा सिग्नल पे मैं रुका हूँ, तो मुझे एक्सेलेरेटर देना ही नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ़ ब्रेक के ऊपर से पाँव निकालना है। तो बहुत कंफर्टेबल है चलाने के लिए, ईज़ी टू हैंडल है। और दूसरी बात ये है कि मैं जब एनवायरनमेंट के बारे में सोचता हूँ, तो जो हमारा पॉल्यूशन है, वो मुझे थोड़ा सैटिस्फैक्शन देता है कि मैं एनवायरनमेंट के या सस्टेनेबिलिटी के ट्रांसपोर्ट पे चल रहा हूँ, तो थोड़ा हैप्पीनेस है। ये 2 पॉज़िटिव बातें हैं। अगर नेगेटिव हम बात करते हैं तो आप देखिए अगर इमरजेंसी कुछ आता है, आपको कुछ मेडिकल इमरजेंसी है या कुछ कहीं पे जाना है, तो वही एक मुझे थोड़ा-सा नेगेटिव एक रह लगता है ईवी का क्योंकि हम हर बार तो हम 100% चार्ज करके नहीं रख सकते। तो एक ये है कि चार्जिंग टाइम जो है वो अभी बहुत ज़्यादा है। अगर घर पे हम चार्ज कर रहे हैं तो 6 टू 7 आवर्स हमें लगते हैं। अगर चार्जिंग स्टेशन पे भी कर रहे हैं तो फुल चार्ज करने के लिए 1 घंटा लगता है। तो ये टाइम ऑफ चार्जिंग जो है वो ज़्यादा है, तो वो एक थोड़ा नेगेटिव मुझे बात लगता है ईवी का। अगर आपके पास ऑलरेडी एक पेट्रोल या डीज़ल व्हीकल है, आप सेकंड व्हीकल सोच रहे हो, तो देन वो आप डेफ़िनेटली ईवी को चूज़ कर सकते हो। यस। ठीक है, ठीक है। और अगर कोई ईवी लेना चाहता है, लेने का प्लान कर रहा है, या फिर कोई ऐसे भी यूज़र्स हैं जैसे जिन्होंने नया-नया ईवी लिया है, ठीक है? तो उनके लिए तेरी तरफ से क्या एक सजेशन रहेगा, क्या एडवाइस रहेगा कि ईवी का बेस्ट यूज़ कैसे करना है, या फिर कौन-सी चीज़ें अवॉइड करनी है? तो इसके बारे में थोड़ा-सा हम बात करेंगे। अगर नया किसी ने ईवी लिया है और उनको साधारण है मतलब कि रेंज एंग्ज़ायटी रहता है कि यार मैं कितना चला लूँगा, मेरी गाड़ी कितनी चलाएगी, चार्जिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो ये स्वाभाविक है, मुझे भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये इश्यू आ रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे आप गाड़ी चलाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होते रहेगा और वहाँ पे मतलब अगर देखते हैं तो हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म्स है। अगर आपको गाड़ी में कोई चैलेंज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ है। आप व्हाट्सएप कम्युनिटी जॉइन करके वहाँ पे किसी को कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपकी गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये कम्युनिटी में सब रिसोर्सेज़ अवेलेबल है, सब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के लोग भी हैं। आपको अगर किसी से कनेक्ट करना है, आपका प्रॉब्लम शेयर करना है, सॉल्व नहीं हो रहा हो तो आप उनसे कनेक्ट करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और मेरे से भी पहले भी कुछ लोगों ने मतलब मैंने ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देखे कि जिनका 2.5 लाख किलोमीटर्स हुआ है, 3 लाख किलोमीटर्स हुआ है ईवी लेके। तो ऐसे भी लोग हैं, वो भी खुशी से चला रहे हैं। आप डेफ़िनिटली एन्जॉय करोगे ईवी चलाना, वो तो आप मतलब मेरा तो ये मानना है। तो नए यूज़र्स को आप जस्ट एन्जॉय करो चलाना, आपको स्मूथ ड्राइव मिल रहा है, आपको पॉल्यूशन फ्री ड्राइव मिल रहा है, तो अच्छा है। ओके। तो विजय, यहाँ पे मुझे ना ईवी चार्जर का भी सेटअप दिख रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा-सा मुझे बताओ? तो मैंने जब गाड़ी लिया था, तो ये गाड़ी के साथ ही ये चार्जिंग बॉक्स आता है। केबल कुछ 15 मीटर तक कंपनी देती है, उसके ऊपर जो एडिशनल लगेगा आपको वो खुद देना पड़ता है। तो टाटा की टीम ने ही मुझे फिट करके दिया है और ये नॉर्मल चार्जर है, होम चार्जर है। लगभग 3.3 किलोवाट का है और ये आप डायरेक्टली आपके मीटर से कनेक्ट करके फिट कर सकते हो जहाँ पे आपका पार्किंग है। कंडीशन इसमें ऐसा है कि प्रॉपर अर्थिंग यहाँ पे किया होना चाहिए। हुँ। अगर प्रॉपर अर्थिंग है तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिंदास आपकी गाड़ी चार्ज कर सकते हो। ओके, तो ये अभी कैसे कनेक्शन लिया? ये थोड़ा-सा हम देख सकते हैं? तो मैंने मेरे जो हमारा मीटर का बॉक्स है, मीटर के बॉक्स से हमने कनेक्ट करके ये चार्जिंग बॉक्स यहाँ पे फिट किया है। तो ओके, वायर मैंने लगा हुआ है यहाँ पे। ओके। तो ये जो डेडिकेटेड पार्किंग है, तो उस तरीके से ये मीटर से केबल खींचा गया है यहाँ पे। बराबर, बराबर। ओके, तो ये इधर से आ रहा है, और यहाँ से जाके यहाँ पे जो मीटर का पॉइंट है, तो यहाँ से ये कनेक्शन निकाला गया है। बराबर। ओके, ठीक है। तो मीटर को ही डायरेक्टली कनेक्शन कर दिया, हाँ, इसके बीच में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। राइट, राइट। वहाँ पे हमने एक एमसीबी लगाया है, अगर
कुछ प्रॉब्लम आता है तो यहाँ से भी ट्रिप हो जाता है। ओके। हाँ, तो सेफ्टी रेगुलेशंस भी हमने किया अच्छा, है। तो ये टाटा ने ही कर दिया, तो वो सारे प्रिकॉशंस हाँ, उन्होंने लेके ही ये सारी चीज़ें की। हाँ, बराबर है। ओके, ठीक है। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच विजय, तूने काफ़ी टाइम दिया, तेरा एक्सपीरियंस बताया ईवी के बारे में, क्योंकि 4 साल एक काफ़ी लंबा टाइम होता है। आज की डेट में भी काफ़ी लोग ईवी लेने का प्लान करते हैं, तो काफ़ी उनके मन में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, और वो ईवी नहीं ले पाते। बट तूने 4 साल से ईवी चलाया अभी और एक्सपीरियंस भी शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू अनुरंग। मैं लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमारे अभी आजू-बाजू में बहुत सारा ईवी का कम नॉलेज है या कुछ लोग उसका अलग से कुछ स्प्रेड कर रहे हैं। मिथ्स स्प्रेड कर रहे हैं। तो मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि नहीं, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजिकल कुछ बैरियर मत रखिए। टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, चार्जिंग स्टेशंस बहुत जगह पे अवेलेबल है। आप बिंदास प्लान करो ईवी लेने का, सोचो। आप एक बार अगर लेते हो तो आप एन्जॉय करोगे चलाना। और मेरे 4 साल में मैंने बहुत मतलब मेरा रनिंग कॉस्ट बहुत कम हुआ है। मैंने बहुत सारा पैसा भी बचा है, जहाँ पे अगर मैं पेट्रोल व्हीकल से कंपेयर करता हूँ तो। और मेरा सिचुएशन ऐसा है अभी कि मैं टू व्हीलर जो है वो भी मैं बंद कर दिया हूँ यूज़ करना। मेरा मैं जहाँ पे भी जाना है तो मैं मेरा ईवी लेके ही जाता हूँ। तो थैंक यू सो मच अनुराग फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। और मैं बहुत दिनों से मतलब सोच रहा था ईवी के बारे में कुछ ऐसा वीडियो बनाने का, बट अनुराग थैंक्स फॉर कमिंग एंड मेकिंग दिस वीडियो। और मैं लोगों को भी बहुत ट्राई करता हूँ कन्विंस करने का चार्जिंग स्टेशंस पे या हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी पे या मेरे दोस्तों में। तो ओवरऑल मैं खुश हूँ मेरे डिसीजन से।